बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स, उसके बाद इनपुट टैक्स, जो क्या होता है लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड एक्चुअल। इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ। सर जी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ इसको कंपेयर करना। इन दोनों में से जो लोअर होता है वो बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। सर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो है वो प्लेस हो जाता है, याद रखिएगा 90% वाला रूल अभी बताया है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पर अप्लाई नहीं होता, ये कैपिटल गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये ऐड होता है जनाब, और इसके बाद फाइनली फिगर आ जाती है सेल्स टैक्स पेबल की। सर दो चीजें और हैं। एक, अगर एक्सपोर्ट की है तो एक्सपोर्ट रिफंड, एक्सपोर्ट किया तो है एक एक्सपोर्ट रिफंड, इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। पता है क्या होता है? अगर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स लोअर हो ब्रॉड फॉरवर्ड और एक्चुअल से, अगर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स लोअर हो ब्रॉड फॉरवर्ड और एक्चुअल से, तो याद रखिएगा उस केस में हमेशा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आता है। सर एक बात बड़ी कीमती है, अगर आपका पेबल नहीं आया बल्कि क्या आ गया है, अगर आपका पेबल नहीं आया और आपका आंसर रिफंडेबल आ गया है, तो याद रखिएगा जितना फर्दर टैक्स है इसको फिर इस वर्किंग के बाद लिखते हैं, या यहां पर लिख दीजिए, ऐसे भी हो सकता है सर रिफंडेबल। और ये जो फर्दर टैक्स है ये इसके बाद आता है। सर जी एक बात समझने की है, एक बात समझिएगा। सर अगर आपका रिफंडेबल आ गया, टैक्स वाले कहते हैं चलो हर बात ठीक है, तुम्हें रिफंड तुम कैरी फॉरवर्ड कर देना या रिफंड तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये जो फर्दर टैक्स 3% तुमने चार्ज किया ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये तो जमा कराओ। सर अगर रिफंड आ जाए तो याद रखिएगा ये फर्दर टैक्स आपको अलहदा से लिखना होता है, लेकिन ये सिर्फ किस केस में है? अगर रिफंडेबल आ जाए तो। अगर रिफंडेबल आ जाए तो ये फर्दर टैक्स कहां प्लेस हो जाता है? उसके बाद सेल टैक्स रिफंडेबल की फिगर के बाद। सर जी इसके अलावा हमेशा 4 वर्किंग होती। वर्किंग नंबर 1,
सर वर्किंग नंबर 1 है आउटपुट टैक्स। सर आउटपुट टैक्स कब चार्ज करते हैं? जब हम सप्लाई करते हैं सर। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पर आ जाती हैं एडजस्टमेंट्स दैट मे बी प्लस और माइनस, और उसके बाद आ जाता है टोटल या नेट सप्लाईज कह लीजिए इसको, और इस सप्लाईज पर क्या लगा देते हैं? सेल्स टैक्स लगा देंगे एट द रेट ऑफ 17%। तो ये आपकी फाइनल फिगर आ जाएगी, और ये वाली फिगर आपके पास काम आती है जब आप ये फिगर प्लेस कर देते हैं आउटपुट टैक्स पर। सर अगली वर्किंग होती है वर्किंग नंबर 2, और ये होती है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स की। सर सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, सॉरी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स जो प्लस माइनस हैं वो कर ली, और इस एडजस्टमेंट के बाद आपके पास फाइनल फिगर परचेजेस वाली आ गई। इस पर सेल्स टैक्स अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 17%, तो ये आ जाएगा। सर कुछ या अब यहां पर एक काम की बात बताने लगा हूं। सर कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जहां पर एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जहां पे उसने इनवॉइस वैल्यू का होता है, उसको हमेशा परचेजेस के साथ एडजस्टमेंट वाली फिगर में लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती है जहां पे उसने सेल्स टैक्स का होता है। उसने कहा बिजली का बिल, बिजली के बिल पर सेल्स टैक्स था 13,000 रुपया, तो सर वो आपको यहां पर लिखना होता है 17% लगाने के बाद सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सर वो फिगर फिर यहां पर आ जाती है, और इसके बाद ये एक फाइनल फिगर बन जाती है जो कि नॉर्मली इनपुट टैक्स होती है। और अगर मल्टीपल सप्लाईज हों, यानी टैक्सेबल सप्लाईज भी हों, एग्जेम्प्ट भी हों और जीरो रेटेड भी हों, तो इसको क्या कहा जाता है? कॉमन इनपुट टैक्स। सर ये दूसरी वर्किंग थी हमारी। इसके बाद आ गया वर्किंग नंबर 3। ये बड़ी छोटी सी वर्किंग है सर, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इसका क्या करेंगे? सर परचेज प्राइस लिखा, परचेज प्राइस ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उस पर क्या कर दिया? सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया चौथा, वर्किंग नंबर 4। सर आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया न्यूमेरिकल का, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट, सबसे ज्यादा एरिया जहां पे वो इस वक्त घुमा रहा है, वो अपोर्शनमेंट का है। आउट ऑफ द वे है, लेकिन मेरा दिल चाहता है एक बार अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगे, वो है क्या। सर जी सुनिएगा, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। सर अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। याद रखिएगा, तकसीम उस चीज को किया जाता है जिसके बारे में आपको डेफिनेट ना हो या पता ना हो कि ये किस चीज के लिए थी। मिसाल लीजिए,
आपका मैंगो का बिजनेस है और उसके लिए आपने मैंगो को पकाने के लिए आपने केमिकल परचेज किया 1 लाख रुपए का। सर ये 1 लाख रुपए का केमिकल परचेज किया और इस पे 17% आपने क्या दिया है, टैक्स दिया है 17,000। सर जी ध्यान से समझिएगा। अब आप करते क्या हैं, आप 3 तरह का काम कर रहे हैं। आप राइप मैंगोज भी सेल करते हैं और आप मैंगो जूस भी सेल करते हैं और आप जो है वो मैंगो एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर जी ध्यान से समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। सर जी ये तीनों चीजें हैं। अब जो 17,000 रुपए का टैक्स मैंने पे किया है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें से कितना केमिकल जो मैंगो लोकल मार्केट में बेचे जो एग्जेम्प्ट है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है और कितना केमिकल जो मैंगो जूस बेचे हैं जो टैक्सेबल है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है और कितना केमिकल जो मैंगो एक्सपोर्ट किए हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। यार मेरी बात लॉजिकली समझ रहे हो? सर ये वाला राइप मैंगो जो है ये एग्जेम्प्ट आइटम है, इस पर टैक्स नहीं लगता। जो जूस बनता है ये टैक्सेबल आइटम है और जो एक्सपोर्ट करना है ये 0 रेटेड है। सर जी जो पॉइंट समझने का है वो ये है, जब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये 17,000 रुपए में से कितने परसेंट, ये 17,000 रुपए का जो टैक्स मैंने दिया है इसमें से कितने परसेंट केमिकल जो है, केमिकल के ऊपर टैक्स दिया और कितने परसेंट केमिकल मैंगो राइप मैंगो जो लोकल मार्केट में सेल किया उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कितने परसेंट मैंगो जूस बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कितने परसेंट मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे मजबूरन तकसीम करना पड़ेगा। किस बेस पर? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर। लेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई बी 10,000 या इसको 1 लाख कर लेते हैं। 1 लाख, 4 लाख और 3 लाख। सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई थी। वो कहता है 17,000 का टैक्स आपने पे किया है और ये इनपुट टैक्स है, परचेज पर पे किया है या इंपोर्ट पर पे किया है। ये आपने अब जितना केमिकल टैक्सेबल गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है उतना तो आप क्लेम कर सकते हैं, उतने परसेंट, जितने परसेंट केमिकल टैक्सेबल गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है उतने परसेंट तो आप केमिकल पर जो इनपुट दिया था वो क्लेम कर सकते हैं और जितने परसेंट केमिकल एक्सपोर्ट आइटम को राइप करने के लिए इस्तेमाल हुआ है उतने परसेंट रिफंड ले सकते हैं और जितने परसेंट केमिकल एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सर ये असल कोर कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं इसको अगर 10 लाख कर दूं ना तो फिगर बड़ी आसान हो जाएगी। सर मैंने कहा 17,000 का मेरा इनपुट टैक्स है, मुझे बताइए कि कितना सर जितने परसेंट वो केमिकल एग्जेम्प्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ है उतने परसेंट इनपुट टैक्स भी मैं क्लेम नहीं कर सकूंगा। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई टोटल सप्लाई का कितने परसेंट है? 1 मिलियन एग्जेम्प्ट सप्लाई है, टोटल कितना हो गया 1. सर जी 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 17 लाख हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, यानी 10,000 रुपए का जो इनपुट टैक्स है उसको मैं क्लेम नहीं कर सकता चूंकि 10,000 रुपए के बराबर जो इनपुट टैक्स है वो इस्तेमाल हुआ है एग्जेम्प्ट गुड को बनाने में और एग्जेम्प्ट गुड पर इनपुट टैक्स क्लेम। सर जी यस और नो? सर जी आगे चलते हैं। अच्छा अब केमिकल कितना इस्तेमाल हुआ है मैंगो जूस बनाने में? हमने कहा ये टैक्सेबल आइटम है, 4 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ सप्लाई है मैंगो जूस की और टोटल सप्लाई कितनी है 1.7 मिलियन, 17 लाख और टोटल इनपुट टैक्स कितना है 17,000। सर ये कितना हो गया 4,000। सर 4,000 ये जो इनपुट टैक्स का हिस्सा है 4,000 रुपए, सर ये आप क्या कर सकते हैं, ये इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं।
17,000 में से 4,000 जो कि उतनी सेल है वो, यानी 17,000 का इनपुट टैक्स आपने केमिकल के लिए बनाने के लिए पे किया था, और उसमें से जितने परसेंट केमिकल जूस बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है उतने परसेंट सेल टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं, वही मैंने किया है। यस और नो? सर केस नंबर 3, सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 17,000, सर ये हो गया 4 लाख, सॉरी 3 लाख 3,000, सॉरी सर ये 3,000 जो है ये उतने परसेंट है जितने परसेंट केमिकल मैंने इस्तेमाल किया है एक्स मैंगो को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी इतने परसेंट इनपुट टैक्स मुझे रिफंड मिलेगा चूंकि जीरो रेटेड है। यस और नो? सर ये गेम है। अगर आपको अपोर्शनमेंट की समझ आ गई ना तो बस इसका मतलब है फिर आपको बेस आपकी स्ट्रांग हो गई है। आपको अगर अपोर्शनमेंट की समझ आ गई, सबसे ज्यादा ट्रिकी एरिया जो वो टेस्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली वो अपोर्शनमेंट का है। बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, फॉर्मेट रटा हुआ है, बस वो बस जल्दी से बना के उसमें फिगर पुट करने लग जाते हैं। उन्हें सेंस नहीं होती कि अगर सवाल में उसने कह दिया है कि ये वाली बिजली जो है ये सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए इस्तेमाल हो रही है, एग्जाम्प्ट के लिए नहीं हो रही, तो उसे तीनों पे अपोर्शन नहीं करना, फिर उसे उन 2 पे करना है। अगर ये वाला केमिकल जो है ये सिर्फ वो कहता है राइप मैंगो और मैंगो एक्सपोर्ट के लिए जूस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा इस केस में सिर्फ इन 2 पे अपोर्शन होना था, तीनों पर अपोर्शन। सर जी पता है कैसे अपोर्शन होना था? मैं ये भी बता ही दूं, अगर राइप मैंगोज और एक मैंगो एक्सपोर्ट, अगर लेट से सिर्फ ये 2, ये केमिकल सिर्फ इन 2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो पता है क्या होता? सर 1 मिलियन डिवाइडेड बाय इन दोनों को जमा करें, सर फिर इसको फारिग कर दे मैंगो जूस को, सर इन दोनों की सेल को जमा करें, कितना बन गया? 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 17,000। सर अब जरा कैलकुलेट करके बता सकते हैं जल्दी से? प्लीज बता दीजिए दोबारा। 13। सर जी अगर सिर्फ केमिकल राइप मैंगो राइप को करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो फिर हम सिर्फ इन दोनों की वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर अपोर्शन करेंगे। मुझे बताइएगा अगर इस केस में एक्सपोर्ट का कितना होगा? सर पता क्या होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय, सर 17 नहीं आना ही तो समझा रहे हैं हम, सर जी 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 17,000। जी भाई 39। और सर जी यस और नो? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मुझे इत्मीनान है इंशाल्लाह पेपर में आने वाली 2 की एडजस्टमेंट जो हैं वो आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर अपोर्शनमेंट की वर्किंग जिस तरह न्यूमेरिकल में होती है, ये तो कॉन्सेप्ट था, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं एक तरफ लिखते हैं टैक्सेबल, दूसरी तरफ लिखते हैं एग्जेम्प्ट, तीसरी तरफ लिखते हैं जीरो रेटेड और फिर टोटल। सर यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखनी होती है आपने, और याद रखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा एडजस्टेड लिखते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा एडजस्टेड लिखते हैं, एडजस्टेड। मिसाल के तौर पे सवाल में उसने कहा जी 5 लाख रुपए की सप्लाई, बाद में सप्लाई रिटर्न हो गई थी, तो आपने 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो 5 लाख लेस करने के बाद वाली फिगर यहां पे प्लेस करनी है। एडजस्टेड वैल्यू का मतलब होता है एडजस्टमेंट करने के बाद वाली वैल्यू। सर इसके साथ यहां पर बना देते हैं दूसरी वर्किंग जो कहते हैं कॉमन इनपुट टैक्स। कॉमन इनपुट टैक्स को तकसीम करना है। सर कॉमन इनपुट टैक्स कहां से आएगा? वर्किंग नंबर 2 से, और फिर इसको क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे। सर अपोर्शन का फॉर्मूला वही है जो भी बताया। और सर तीसरे नंबर पे आ गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ये सर इसको भी क्या करना है?
अपोर्शन करना है, ये वाली फिगर यहां से आ जाएगी और उसके बाद इन तीनों पे तकसीम कर देंगे। किस बेस पर? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर अपोर्शन किया, बिल्कुल इसी तरह ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर अपोर्शन हो जाएगा। सर जी अगर ये सारा आपकी समझ में आ गया, अब एक काम करते हैं, जरा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सर ये वाली ब्रॉड फॉरवर्ड की वैल्यू हमेशा गिवन होती है और ये एक्चुअल वाली वैल्यू पता है कहां से आती है? सर जी ये जो इनपुट टैक्स है ना, ये वाला, सर ये वाली वैल्यू एक्चुअल की यहां से प्लेस होती है। और सर ये जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ना सर, ये वाली वैल्यू पता किधर आती है? सर ये वाली वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है। सॉरी, फर्दर टैक्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे 17% टैक्स लगना है और ऊपर 3% लगना है। सर यहां पे तो 3% लगा हुआ है, 17। सर वो ऑलरेडी यहां पर लग चुका है, सर वो ऑलरेडी यहां पर लग चुका है। तो फर्दर टैक्स का जो 3% है उसको इसीलिए लहदा रखते हैं कि जनाब अगर तो आपका रिफंड आ गया तो इसको क्या कर देंगे, इसको नीचे प्लेस कर देंगे सेल टैक्स पेबल के, और अगर रिफंड ना आया तो ऊपर प्लेस कर देंगे। सर जी ये इस तरह से होता है। आपको ये वाली बात बता दी। एग्जेम्प्ट वाले को हमेशा क्या करना है? इग्नोर करना है। एग्जाम्प्ट वाले को इग्नोर करना है। यार प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लें। एग्जाम्प्ट वाले को इग्नोर करना है। उसके बाद जीरो रेटेड की बात करें, ये जीरो रेटेड है, इन दोनों को जमा करके सर यहां पर आ जाएगा एक्सपोर्ट रिफंड। आप गौर करें आपकी सारी फिगर्स जो हैं वो मार्क हो रही हैं सर, सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो उसके ऊपर 3%। सर ये जो इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड है ये कैसे आएगा? सर ये जो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स अगर लोअर था, अगर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स लोअर था तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड प्लस एक्चुअल में से माइनस कर देंगे 90% ऑफ आउटपुट और वो वाली फिगर यहां पर प्लेस कर देंगे। बस सर आपको मैं बताऊं, एक एक फिगर जहां से प्लेस होनी है मैं उसको मार्क कर चुका हूं। आपका न्यूमेरिकल शुरू कहां से होता है? सुन लीजिए, आपका न्यूमेरिकल शुरू होता है फॉर्मेट समझ लीजिए और सीधा आउटपुट टैक्स पे वर्किंग कीजिए। सबसे पहले आपने आउटपुट टैक्स की वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने इनपुट टैक्स की वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने एडजस्टेड वैल्यू ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स या पोर्शनमेंट की वर्किंग करनी है। ये चारों वर्किंग्स करने के बाद फिर आपने इधर प्लेस होना है, यहां पर आना है और ये वाली फिगर्स प्लेस करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, पोस्ट करते जाना है। बाकी सब कुछ ऑलरेडी आपने किया होगा। यहां से फिगर्स प्लेस करेंगे और आप ये सवाल कर चुके होंगे। सर इसमें अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट कीमती था, वो मैंने आपको इसीलिए पहले कर दिया। अच्छा जनाब ये हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मेट। एक सवाल है फिर वही बात कि अब तक की अटेम्प्ट्स में मुझे जो सबसे ट्रिकी सवाल लगा वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि वो आपके साथ बैठ के किया जाए। अगर ये वाला सवाल आप हल कर लेते हैं अच्छे से खुद, इसका मतलब है आपकी तैयारी ठीक है। सर मेहरबान एसोसिएट is registered under the Sales Tax Act 1990. MA is engaged in the business of manufacturing and supply of various consumer goods. The following information is available for MA's record for the month of August 2021. सर परचेजेस की इंफॉर्मेशन दे दी है, टैक्सेबल टू रजिस्टर्ड। सर आपको पता है जो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं इस पे तो इनपुट मिलता है, तो जो अनरजिस्टर्ड से करते हैं
कुछ भी नहीं, इग्नोर करें। और जो एग्जेम्प्ट है उसको भी इग्नोर करें, इसका भी कुछ नहीं करना। सर उसके बाद आ गया हमारा सप्लाईज में टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। सर इसका आउटपुट चार्ज होना है। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस पे फर्दर 3% भी लगना है। एग्जेम्प्ट गुड्स है, इसको इग्नोर करें, कुछ भी नहीं करना। सर ये एक्सपोर्ट टू यूएई है, एक्सपोर्ट टू यूएई है। सर चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, ये जीरो रेटेड होती हैं। तो सर ऊपर टैक्सेबल भी हैं, फिर एग्जेम्प्ट भी है और जीरो रेटेड भी है। सर एक बात बताऊं आपको, जिस वक्त आपने ये दो चीजें देख, सर एक स्टूडेंट पूछा सर अपोर्शन कब करना है और कब नहीं करना। अगर टाइप्स ऑफ सप्लाई मोर देन वन, अगर आपकी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जीरो रेटेड या टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दो सप्लाईज हैं, दो तरह की हैं, तो फिर और इनपुट टैक्स कॉमन है, इनपुट टैक्स के बारे में कुछ नहीं है लहजा से बताया हुआ, तो इसका मतलब है पोर्शन करना है। दो बातें कीमती बताई हैं। पहली, टाइप्स ऑफ सप्लाईज दो या दो से ज्यादा है। दूसरी, इनपुट टैक्स के बारे में वो खामोश है कि ये परचेज टैक्सेबल के लिए किया है, एग्जाम्प्ट के लिए किया है, जीरो रेटेड के लिए किया। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब है ये कॉमन इनपुट टैक्स है और तीनों पे पोर्शन करना है। और अगर वो क्लियरली बता देता है कि टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए किया है, तो इसका मतलब है बस इन दोनों पे पोर्शन करना। सर जी यस और नो? ले सर मैंने आपको सवाल शुरू करवा दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। मटेरियल वर्थ, सर टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ 296,000 विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सर जी अगर आपने टैक्सेबल गुड्स जो खरीदी हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से, उसके अंदर शामिल है 296,000 की वो गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर अगर आपने इनपुट पे किया है लेकिन आपने उससे बनाया क्या है, सर एग्जेम्प्ट बनाया है, तो इस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर ये लेस होगा। दूसरे नंबर पर मटेरियल वर्थ 675,000 विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। जी भाई सर अगर एक चीज सिर्फ एक्सपोर्ट के, अब यहां पर अपोर्शनमेंट के कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। सर अगर ये चीज सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए आ रही है तो सर इसको अलर्ट कर लीजिए, इसके साथ मैंने यही लिख दिया, क्योंकि ये अपोर्शन नहीं होना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है। सर कॉमन इनपुट में से तो माइनस होना है, कॉमन इनपुट में से तो, चूंकि अब ये तीनों के लिए इकट्ठा नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, ऑल द एक्सपोर्ट रिफंड के अंदर ऐड होना है, मैंने इसीलिए इसको मार्क कर लिया। सर गुड्स वर्थ ₹150,000 विच वाज परचेज इन कैश। सर अभी पढ़ाया 50,000 से ऊपर की चीज होगी, कैश में पे करेंगे तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये पहले सर ये देखिए कि ये ऑलरेडी शामिल है, इसका मतलब है इसको लेस करना है, यहां पर भी इसको लेस करना है। सर 500 kg of tea purchased at a cost of 360,000 in 1 kg packing covered under third schedule. Retail price of the tea is ₹900. सर रिटेल प्राइस है 900 रुपये और बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021 300 kg were supplied to the unregistered wholesaler at a price of 790। सर ये बड़ी एडजस्टमेंट है और अच्छी एडजस्टमेंट है। थर्ड स्केजुअल आइटम की बात है, आपने खरीदी 3,60,000 रुपये की 500 kg टी और 1 kg की पैकिंग में थी और है थर्ड स्केजुअल आइटम। सर अगर थर्ड स्केजुअल आइटम आपने खरीदी और बेची आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, फर्दर टैक्स लगेगा? सर फर्दर टैक्स पढ़ाते हुए अभी आपको पढ़ाया है, सर कुछ चीजों पे फर्दर 3% टैक्स नहीं लगता, उसमें थर्ड स्केजुअल आइटम भी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। सर अगले नंबर पे रिटेल प्राइस क्या थी? 900। आपको यह भी पता होना चाहिए कि थर्ड स्केजुअल आइटम पे टैक्स किस अमाउंट पे लगता है? रिटेल प्राइस पे लगता है। सर उसने बेची कितने की है?
790, उसने तो 790 के हिसाब से वर्किंग की होगी, लेकिन आप 790 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई ली होगी, लेकिन आपको किस हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है सर? 900, उसने 790 की ऑलरेडी ली हुई है, 790 की ऑलरेडी उसने इनकॉर्पोरेट की हुई है ना भाई। तो असल में तो 110 रुपए से वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होना है? इजाफा होना है सर। अच्छा जरा एक और बात सुनिएगा, ये तो हमारी एडजस्टमेंट थी आउटपुट के हवाले से। सर इसी चीज को एक और तरीके से देखें, अब जो एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इसी के अंदर ही, सर ये इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। सर हुआ क्या, 500 kg ऑफ टी परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 3। सर जब आपने खरीदी मुझे बताएं टैक्स किस अमाउंट पे पे किया होगा? सर जब मैंने थर्ड स्केड्यूल आइटम खरीदी है तो किस अमाउंट पर टैक्स पे किया होगा? रिटेल प्राइस पे। जब मैंने बेची है तो किस अमाउंट पर चार्ज किया होगा? रिटेल प्राइस। भैया मेरी बात लॉजिकली समझ आ रही है? आपने खरीदी और टैक्स पे किया रिटेल प्राइस पर, और जब आपने बेची तो टैक्स चार्ज किया रिटेल प्राइस पर। अब इसने क्या कहा है, परचेजेस में शामिल है 500 kg जो कितने में खरीदी थी? 360 में। यानी इसने किया यह है कि 3,60,000 रुपए की परचेजेस में शामिल किया हुआ है, जबकि इसने टैक्स किस अमाउंट पे पे किया होगा? सर 900 पर केजी के हिसाब से किया होगा ना, वो कितना बनता है सर? वो 450,000 बनता है। सर 900 मल्टीप्लाई बाय 500 ये 450,000 बनता है। यानी असल में उसने टैक्स जो पे किया खरीदने के लिए वो 4.5 लाख की अमाउंट पे किया हुआ है। सर समझ आ रही है? जब उसने 4.5 लाख की अमाउंट पे किया हुआ है तो उसने इनपुट भी उसी हिसाब से ही क्लेम करना है। सर मैंने, अब सुने ये वाली एडजस्टमेंट मैं फिर कह रहा हूं आज से पहले कभी नहीं आई। जब मैंने परचेज किया थर्ड स्केड्यूल आइटम रिटेल प्राइस पर टैक्स पे किया, जब मैंने सेल किया थर्ड स्केड्यूल आइटम रिटेल प्राइस पे टैक्स चार्ज किया। अच्छा मैंने परचेज किया है तो रिटेल प्राइस पे टैक्स कितना बनता था सर? 500 kg है, 900 पर केजी के हिसाब से 450,000। इस अमाउंट को कंसीडर करना, ठीक हो गया? 360 का तो मैंने खरीदा है, लेकिन जो टैक्स है उसके अंदर वो 4.5 लाख के हिसाब से 450,000 के हिसाब से। ये इनपुट की एडजस्टमेंट थी। यानी इस एक एडजस्ट, सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट यही थी, बाकी सारा सवाल आसान था। इस एक एडजस्टमेंट में गेम क्या थी? इनपुट की एडजस्टमेंट भी थी, आउटपुट की एडजस्टमेंट भी थी, और अनरजिस्टर्ड वाली बात भी थी। एक एडजस्टमेंट में, ये एक एडजस्टमेंट कम से कम 4 नंबर की थी। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, आउटपुट रिटेल प्राइस पे लगना है। यस, इनपुट जो पे किया वो भी रिटेल प्राइस पे किया। ये तीनों जगहों पे इसको एडजस्ट करना है। ये वो एडजस्टमेंट है जो इससे पहले कभी नहीं टेस्ट हुई। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंदर इंक्लूड्स एंड गुड्स 3,20,000 रुपए की विच वर सोल्ड टू कस्टमर who did not provide CNIC or NTN details. These goods were purchased from a registered supplier for ₹275। सर जी आपने पढ़ा हुआ है, अगर 1 लाख से ऊपर की परचेज की गई है और आपने 1 लाख से ऊपर की सप्लाई की है, तो याद रखिएगा इस केस में जिस बंदे को सप्लाई कर रहे हैं उसका CNIC और NTN नंबर लेना जरूरी है, वरना उस इनवॉइस पर जितना इनपुट टैक्स था वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर ये 2,75,000 का इनपुट वो थी परचेज, जो वो आइटम परचेज कितने की गई थी? 2,75,000 रुपए की। इस इनवॉइस पे आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। आपने बेची है 320 की, और आपने जब 3,20,000 की बेची है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको तो चाहिए था ना कि आपने 3,20,000 की बेची है तो उसका NTN नंबर ले लेते, चूंकि 1 लाख से ऊपर की सेल थी, इनवॉइस थी, लेकिन आपने उससे NTN नंबर नहीं लिया। तो अब जितने की आपने वो खरीदी है उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये वाली एडजस्टमेंट भी
पहली बार टेस्ट हुई थी, लेकिन ये आसान एडजस्टमेंट थी, जो कि सिंपल इसमें ये था कि 2,75,000 इनपुट में से माइनस करना था। सर अब अपोर्शनमेंट को फिर देखिए इसने किस तरह टेस्ट किया है। सर मशीन ए जो है वो 2 मिलियन की खरीदी है और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, यानी इसको तो एक्सपोर्ट रिफंड में ही काम आना है इसने। और मशीन बी जो है वो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट दोनों के लिए खरीदी है, इसका मतलब है इसने अपोर्शन होना है बिटवीन टैक्सेबल और मेरे जहन में फौरन पता क्या बात आई है, फौरन ये बात आई है कि यार टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट ना मैंने साथ साथ लिखने हैं, चूंकि मैंने इन दोनों के दरमियान एक चीज अपोर्शन करनी होगी। सर बिजली का बिल कितना था, 959450, कैश में पे किया, इनपुट क्लेम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सर ये वो 50,000 वाले रूल की एक्सेप्शन में है यूटिलिटी। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया, और सर इनपुट टैक्स ऑफ ₹186,000 pertaining to इनपुट टैक्स ऑफ ₹186,000 pertaining to परचेज मेड ऑन 1 फरवरी 2021 was inadvertently remain unclaimed। सर फरवरी के महीने की परचेज थी, अब क्या चल रहा है, अगस्त। फरवरी के महीने में एडजस्ट नहीं हुई, अगर एडजस्ट नहीं हुई तो 6 माह तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फरवरी को खत्म कर दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। सर एक बार याद रखिएगा, इनपुट टैक्स 6 माह तक क्लेम हो सकता है, पहली तो बात 6 माह तक कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। फरवरी के महीने में इसने एडजस्ट होना था, वो नहीं हुआ, तो उसके 6 माह फरवरी के बाद काउंट करना शुरू करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर ये एडजस्टमेंट थी। फर्नीचर एंड फिटिंग रह गई, वो देखते ही जेहन में क्या आ गया मेरे, उस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम होना ही नहीं। सर जी लो जनाब, ये सवाल बड़ी मेरा ख्याल है डिटेल में डिस्कस किया है, और मेहरबान सर यहां पर वो चीज लिखनी है जो आपके सवाल में दी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल, और टैक्स पीरियड क्या है, बिस्मिल्लाह, टैक्स पीरियड है अगस्त 2021। आपके केस में आपको पेपर में आएगा फरवरी 2021, 2022, यस। अच्छा जनाब, सर ये पहला सफ़ा ये लिख के तो आपने क्या कर लेना, फौरन अगले सफ़े पे चले जाए। मैं नॉर्मली आप स्टूडेंट्स को बताता हूं, आप लोगों को भी बताता चलूं, जो इनिशियल रीडिंग जब आप करते हैं ना, मैंने थोड़ा सा टाइम सेव किया है, चूंकि मुझे 14 अटैम्प्ट्स की मैं बड़ी ज़्यादा वर्किंग की है, वो सारी एडजस्टमेंट भी डिस्कस करनी है। इनिशियल रीडिंग में मैं हमेशा सब बच्चों को कहता हूं यार सिर्फ ये देख लो, आईपी इनपुट, ओपी आउटपुट, बस हर एडजस्टमेंट के साथ ये लिखते रहो, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। फिर जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, आप देख लेते हैं यार ये इनपुट का काम है तो चलो इसको मैं देख लूं, आउटपुट का काम है तो फिर इनपुट वाले को इग्नोर करें, इनपुट का काम है तो आउटपुट वाले को इग्नोर करें, और दूसरी बार जब सवाल हल कर रहे हो तब एक ही बार देखें। सर वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स, सर सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना है भाई, 8650। सर जी कैलकुलेटर पकड़ लीजिए और प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए सवाल कैसे कर रहे हैं। सप्लाई टू
अनरजिस्टर्ड पर्सन 1560000। सर जी इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आ गया एग्जाम गुड्स नहीं लेनी, एक्सपोर्ट वाली, ये दोनों चीज़ें तो अपोर्शनमेंट के मौके पर आनी, अभी तो नहीं आ रही। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, ये वाली बात हमने नहीं करनी। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंदर शामिल है 320 विच वॉज सोल्ड टू कस्टमर विच डिड नॉट प्रोवाइड CNIC। तो हमने इस पर क्या अमाउंट लेनी है सर? सर जी देखिएगा, यहां पर इसने CNIC प्रोवाइड नहीं किया था, ये नहीं, सॉरी सर, मुझे ये वाली एडजस्टमेंट इनपुट की है सर। ये वाली एडजस्टमेंट में इनपुट और आउटपुट दोनों है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैं करता हूं सर। ये वाली एडजस्टमेंट मुझे पहले करनी है थर्ड स्केड्यूल आइटम। सर जी मैं आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हुआ हूं, असल में रिटेल प्राइस पे टैक्स लगना है। वो आपको ये बताया था इतने के हिसाब से बेचा है, इसका मतलब है इतने के हिसाब से ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो गया हुआ है, जितनी बकिया अमाउंट है ना सिर्फ वो ऐड करनी होती है। तो 900 रुपए की असल अमाउंट है और बेचा कितने का है? 790 का। इसका मतलब है जितनी बकिया अमाउंट है सिर्फ वो ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कितने है? 300 की सप्लाई है, तो ये कितना हो गया? 33,000 हो गए सर। सर इसको हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा ये वाली भी इनपुट के हवाले से एडजस्टमेंट है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, ये बिजली का बिल है सर। सारी एडजस्टमेंट ये ढूंढना नहीं पड़ता, अगर आपने इनिशियल रीडिंग में मार्क किया हो ना तो ये ढूंढना नहीं पड़ता सर। वर्किंग नंबर 2 मैं फिर भी एहतियातन स्पेस खाली रख के, क्योंकि एकदम सर देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि पेपर सिनेरियो में क्या होता है। अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है तो मैं एहतियातन क्या करता, अगर मैं आपकी जगह होता मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के ना वर्किंग 2 कर देता कि यार सवाल पढ़ते हुए बिच और चीज़ ना निकल है, कोई हो सकता है ना सर, कोई और चीज़ ना निकल है जो मैंने नहीं पिक की, तो एकदम क्या करूं, ये वर्किंग नंबर 2 इनपुट टैक्स कर दूं और थोड़ा सा वो उस एरिया का जो है वो स्पेस दे दूं कि उसको बाद में करूंगा, क्योंकि मैंने अपने एंड से जो समझ आ रहा है वो कर दिया। अब सिर्फ स्पेस छोड़ दी था कि अगर कोई एडजस्टमेंट बाद में पढ़ते हुए निकल गई तो वो करेंगे। सर परचेजेस की बात करने लगा हूं, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 4960,000। सर ना टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड आना है ना एग्जाम्प्ट आना है। अब इसके बाद ये जिसने एडजस्टमेंट्स दी हैं, सबसे पहले मटेरियल जो वर्थ है 296 की, वो किस लिए मैन्युफैक्चर हुई है? एग्जाम्प्ट के लिए। सर जी मटेरियल फॉर एग्जाम्प्ट गुड्स, सर ये है 296,000, इसको लेस करना। दूसरे नंबर पे आ गया मटेरियल वर्थ 675, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए थी, इसको भी लेस कर देंगे। सर ये एक्सपोर्ट है, कितना? 675,000। सर एक्सपोर्ट की 3-4 चीजें थी, मैंने सर उसको निशानी के तौर पे ई लिख दिया है ताकि जब मैं एक्सपोर्ट रिफंड कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऐसा ना हो कोई एक आध फिगर मुझसे स्किप हो जाए। ठीक हो गया सर? अच्छा जी, यहां से मुझे लेस करना है। फिर उसके बाद आ गया 1.5 लाख, ये तो परचेजेस इन कैश, कितना है भाई? 150,000। फिर उसके बाद आ गया इस पर, अच्छा देखिएगा आपने इनपुट आपने सेल टैक्स किस अमाउंट पर पे किया हुआ है? रिटेल प्राइस पर, यानी आपने सेल टैक्स पे किया हुआ है 900 के हिसाब से 500 पर, और आपने खरीदी कितने की है ये, यानी किस पेमेंट कितनी की है? सर आपकी यहां आपकी परचेजेस में शामिल कितनी अमाउंट है? 360,000। सर इसको कैलकुलेट कीजिए जरा। सर 90,000। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, यही पॉइंट कंफ्यूजन में था बच्चों के बहुत ज्यादा कि यार इनपुट टैक्स का थर्ड स्केड्यूल आइटम, सर खरीदा आपने रिटेल प्राइस पर,
यानी आपने रिटेल प्राइस पर सेल टैक्स पे किया, ठीक है। और परचेजेस में कितनी शामिल है? 360 शामिल है। सर इसको 4.5 लाख में से 360 माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, और ये ऐड होना है, ये ऐड होना है सर। इसके बाद आ गया टैक्सेबल गुड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर आपने सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसका आपने CNIC नहीं लिया, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद नो CNIC, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आ जाएगा 275,000। इतनी अमाउंट पर, इतनी परचेजेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा। अच्छा जनाब, ये आ गया। उसके बाद मुझे उसने अगली एडजस्टमेंट दे दी है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर वर्किंग नंबर 3 शुरू कर देता हूं। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर मशीन ए का क्या सीन है? मशीन ए है, ये 2 मिलियन की खरीदी, इस पर 17% कितना बन गया? सर ये सारे का सारा क्या होना है? एक्सपोर्ट हो जाना, यानी रिफंड में आना। सर मशीन बी कितने की खरीदी? 3 मिलियन की। %17 कितना हो गया? 5,10,000। इसके साथ लिख लेते हैं 2B, अपोर्शन्ड बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। अच्छा भाई, ये भी हमने बात कर ली। फर्नीचर एंड फिक्सचर के हवाले से नोट देना जरूरी है। इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अच्छा जनाब, ये वाली बात भी हो गई हमारी। फिर इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल। सर इसने ना सेल टैक्स की अमाउंट दी होती, मैंने आपको पहले सिखाया, अगर सेल टैक्स की अमाउंट दी हो तो 17% के बाद की गेम है, ठीक हो गया। इसने सेल टैक्स की अमाउंट दी हुई है, और ये इनपुट टैक्स है 186,000 का, जो परचेजिस से रिलेट करता है 1 फरवरी को की है। सर यहां पर गौर करना है, फरवरी में की है, 6 फरवरी में नहीं की, कैरेट फॉरवर्ड कर दे 6 टैक्स पीरियड के लिए। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त का महीना ये इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। सर इसका इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो यहां पर लिख देते हैं परचेज इन फरवरी नॉट क्लेम्ड। कितना है भाई? 186,000। इसको ऐड कर दीजिए। ये वाला जो रह गया हमारा, ये तो टैक्स की अमाउंट है, इसे 17% लगाने के बाद करेंगे। सर जी टोटल कीजिएगा। कौन सी परचेजेस का टोटल भाई? तो अभी परचेजेस का टोटल लेंगे, फिर इसके बाद 17% लगाएंगे तो सेल टैक्स आएगा, उसके बाद ऐड करेंगे। अच्छा इनपुट टैक्स है, सॉरी जी आप ठीक कह रहे हैं सर, ये परचेजेस है लेकिन इस परचेजेस पर इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स में ये वही रूल जो आपको भी बता रहा था कि भाई अगर टैक्स की अमाउंट होगी तो पहले इसको यहां पर टोटल कर लीजिए और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। सर जी कीजिए जरा टोटल परचेजेस।
365 सर जी ये आपके पास आ गया परचेजेस। अब परचेजेस के बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, सेल्स टैक्स निकालना। सर जी जरा बताइएगा। 62, अच्छा जी सर 621180। अच्छा इसके बाद आपने ये भी टैक्स की अमाउंट है और ये भी टैक्स की अमाउंट है। सर जी इसको ऐड कर देते हैं। टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी 154250 और अगला आ गया सेल्स टैक्स ऑन इनवॉइस फरवरी की है, ऑफ फरवरी जी भाई 186, जी भाई 186,000। ये टोटल इनपुट टैक्स आ गया या कॉमन इनपुट टैक्स आ गया। सर जी बताइएगा कितना है। ये 961430। सर ये इनपुट टैक्स आपने निकाल लिया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का पहले ही निकला हुआ है इनपुट टैक्स। अब अगला स्टेप है वर्किंग नंबर 4। सर देखिए आपकी अपॉर्शनमेंट की वर्किंग तब तक हो ही नहीं सकती जब तक आप इन तीनों ये तीनों स्टेप पे ना चले जाएं। अभी देखिएगा जैसे ही मैं अपॉर्शनमेंट की वर्किंग बनाऊंगा सबसे पहले लिखूंगा टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड, यहां पर करूंगा टोटल। अब जब मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखने लगूंगा तो मुझे फौरन क्या चाहिए होगा, टैक्सेबल की एडजस्टेड फिगर। वो मुझे कहां से मिलेगी सर, ये वर्किंग वन से। अब मैं इस पोजीशन पे आ गया हूं, मैंने सारी एडजस्टमेंट देख ली है यार, आउटपुट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहले मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि वर्किंग करते हुए दरमियान में कोई एडजस्टमेंट आ ना जाए। अब जब मैंने सारी वर्किंग कर ली है, मुझे कंफर्म हो गया इनपुट आउटपुट की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बड़ा आसान है कि मैं इसको टोटल कर लूं। सर ये जी भाई, अच्छा जी, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। जी भाई, $1,741,310। लो जनाब, ये फिगर हमारे पास। अब हमारी पहली तीनों वर्किंग्स कंप्लीट हो गई। यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लेस कर देंगे सर। अच्छा जी, हमारे पास सप्लाई टू रजिस्टर पर्सन और अनरजिस्टर्ड 10243,000 ये लिखना है 10243,000। सर एग्जाम्प्ट कितनी है सर जी, ये एक बार सोचना, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1740000। सर जीरो रेटेड कितना है सर जी, इन दोनों को जमा कर देते हैं 3.2 मिलियन। सर जी 3.2 मिलियन। सर जी इसको जरा टोटल भी कर दीजिए। 15183,000। सर ये आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करेंगे कॉमन इनपुट टैक्स की। सर कॉमन इनपुट टैक्स पे वर्किंग क्या करनी, आपने सिंपली यहां से सबसे पहला नेकी तो ये करनी है, ये वाली फिगर उठानी है 961430 961,430। सर इसको फिर अपोर्शन करना है, पता है कैसे करेंगे, 10243,000 डिवाइडेड बाय 15183
000 मल्टीप्लाई बाय 961430। जी भाई निकालिएगा। 648615 648615। सर जी दूसरा इसी तरह ही सर कैलकुलेटर पकड़ के वो हिला लें। 1740000 डिवाइडेड बाय 1518300 मल्टीप्लाई बाय 961430। जी भाई 110182। सर 3.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1518300 मल्टीप्लाई बाय 961430। 202633। सर जी ये कॉमन इनपुट टैक्स आपके सामने आ गया। अच्छा जी उसके बाद लगे हाथों हमने अपोर्शनमेंट की वर्क, मशीन ए को तो कुछ नहीं करना और मशीन बी किस पर अपोर्शन करना है। सर इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ये ले सर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट पर करना है सिर्फ, यानी इन दोनों इसको यहां पर ना हमने एक सब टोटल कर लेते हैं। सर जी कितना बनेगा सब टोटल? 1198300। सर अब यहां पर आप पता क्या करेंगे, ये हम एक बार ले लेंगे ना इनपुट टैक्स 5,10,000 बनना है ना। सर जी ये मशीन भी ये वाली फिगर प्लेस हो रही है सर। सर मुझे जरा बताइएगा 5,10,000 बन रहा है तो टैक्सेबल के हिस्से कितना आया पता कैसे करेंगे? 648615। हाँ 124 वैसे उसके थ्रू भी आ सकता है लेकिन हम स्टैंडर्ड ही चलते हैं। 1024300 डिवाइड बाय 1198300 मल्टीप्लाई बाय 5,10,000। जी भाई 435,945। सर जी दूसरे का देखिएगा। डिफरेंस भी ले सकते हैं लेकिन आमतौर पे डबल करने से जरा फायदा ये हो जाता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है सर। अच्छा जनाब ये भी हमने कंप्लीट कर ली। अपोर्शनमेंट की वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है। जब ये चारों वर्किंग कंप्लीट हो जाए ना तो बस इसका मतलब है कि सिर्फ प्लेसमेंट रह गई है। आउटपुट रेडी कर लेता हूं कलर सर। सर आउटपुट टैक्स, सर जी आउटपुट टैक्स कितना है? 1741310। सर उसके बाद हमारा फॉर्मेट तो आपको असबर होना चाहिए। इनपुट टैक्स लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड पेपर में गिवन है सर कितना है? 1137580 और दूसरे नंबर पे फॉर द पीरियड। सर जी फॉर द पीरियड हमें यहां से ये वाली फिगर लेंगे सर। यस 648615। सर इसको टोटल कीजिए। 1786195 1786195 और 90% ऑफ आउटपुट ले लीजिए सर। 90% ऑफ आउटपुट बनता है 1741310 का 90%। जी भाई 156717। सर इन दोनों में से लोअर लेना होता जी, कौन सा लेंगे? 1567179। इसको लेस कर दीजिए। ये काम कर दिया। फिर इनपुट टैक्स
ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का भला फिगर कहां से लेंगे? सर ये 435945। 435945। सर इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज रह गई फर्दर टैक्स। सर जी यहां पर आके एक बार देख लीजिए, खास तौर पे जब 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ज्यादा होना, ओ सॉरी, जब 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कम होना, तो फौरन आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए। बात नंबर 1, कैरिड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स तो आएगा, यस और नो। दूसरे नंबर पे एक और बात ये होनी चाहिए कि भाई एक बार जरा मैं चेक करूंगा, ऐसा ना हो कि रीफंड जो है वो आ रहा हो। अगर रीफंड आना हो तो आपको पता है फिर 3% फर्दर टैक्स हम उसके बाद लिखते हैं। जरा इन दोनों को टोटल करके देखें। नहीं सर, इन दोनों को टोटल करें तो ये अमाउंट जो है वो ऑन द हायर साइड हो जाएगी ना सर। इसलिए हमने क्या करना है, रीफंड आ रहा है सर, जब रीफंड आएगा तो रीफंड पहले लिख देंगे। सर ये फिगर बोली थी मेरा गलत, 261,814। सर ये वाली आ गई सेल्स टैक्स रिफंडेबल। सर अब लिखेंगे फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। लेकिन सर फर्दर टैक्स में एडजस्टमेंट्स हैं, पता है ना सर। पहली तो बात है अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया था 15,60,000 लिख देंगे, 15,60,000। इसके बाद क्या करेंगे, 15,60,000 है। इसके बाद एडजस्टमेंट आ रही है आपके पास सर थर्ड स्केड्यूल वाली, कितनी अमाउंट है? सॉरी कितनी अमाउंट है भाई? 300 को 790 से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो यही शामिल है ना। 790 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बन रहा है? 237,000। सर आपको लॉजिकली समझ आई है मैंने ये वाली वैल्यू क्यों माइनस की है? सर जी अनरजिस्टर्ड पर्सन की वैल्यू ऑफ सप्लाई में 790 के हिसाब से रेट लगा हुआ है, तो जब हमने माइनस करना है तो भी 790 के हिसाब से माइनस करना है, 900 के हिसाब से माइनस नहीं करना। सर एक ये पॉइंट आ गया। तीसरी एक और एडजस्टमेंट भी थी। अच्छा जी, अच्छा भाई, अच्छा जनाब एक और एडजस्टमेंट थी। एक तो ये वाली एडजस्टमेंट थी जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली की, उसके अलावा एक और एडजस्टमेंट थी। नहीं सर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो बस ठीक है, इसका 3% ले लीजिए। जी भाई कितना बन रहा है? 39690। सर ये हो गया। अगला आ गया एक्सपोर्ट रिफंडेबल। सर एक्सपोर्ट रिफंडेबल की काफी ज्यादा आइटम्स हैं। सबसे पहली तो ये लिखे 202,633। फिर उसके बाद ये वाली लिखे 3,40,000 जो प्लांट एंड मशीनरी की थी। फिर उसके बाद अगली कौन सी एडजस्टमेंट लिखनी है? सर ये वाली जहां पे मैंने ई लिखा था। सर 6,75,000 का मटेरियल था। एक बात और है, बस आखिरी बात सुन लीजिए, 6,75,000 की एडजस्टमेंट थी, लेकिन ये वाला टैक्स की अमाउंट नहीं है, ये वाली अमाउंट इनवॉइस की अमाउंट है। सर समझ आ रही है? सर ये वाली अमाउंट इनवॉइस की अमाउंट है। तो सर 6,00,000
75,000 का कितना ले लेंगे? 17%। सर अब कीजिए टोटल। 657,383। सर इस तरह से ये सवाल करना था। फिर वही बात, हम नॉर्मली आज से पहले जितने भी सवाल हैं वो ज्यादा वर्किंग करवाता था। इनपुट में आउटपुट में सेल टैक्स पेबल निकाल के बच्चे थक जाते हैं। इस बार उसने फर्दर टैक्स की एडजस्टमेंट ज्यादा करवाई, एक्सपोर्ट की एडजस्टमेंट ज्यादा करवाई। सर कैरेड फॉरवर्ड भी आना है, कैरेड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स भी लिखना है। सर इसने इस बार सारा वो वाला काम कराया जो बच्चे करने से पहले ही थक जाते हैं। सर जी कैरेड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना आएगा? 1786195 माइनस 1567179। जी भाई 219016 ऐसा ही है सर। मुश्किल अभी तक की अटेम्प्ट्स में ये वाला सवाल रिलेटिवली मुश्किल था। मैंने प्लान किया कि यार एक मुश्किल सवाल यहाँ पे करवाऊं ताकि अगर आप लोग ये अच्छे से समझ जाएं तो इंशाल्लाह बाकी सवाल जो इससे पिछले आप करते जाएंगे। इससे पिछली 3 से 4 अटेम्प्ट्स आसान है, इससे बहुत आसान है, लेकिन मैंने प्लान करके एक मुश्किल सवाल करवाया। सर जी आखिरी 14 अटेम्प्ट्स की एडजस्टमेंट्स ले। सर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सवाल मैंने करके और आपको साथ के साथ बताने लगा कि यार कहां कहां पर क्या क्या आएगा और कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है। सर जी अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। सर जी स्प्रिंग 2015 में सर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये वाली एडजस्टमेंट आपको मैं भी सिखा चुका हूं। सर जी इसको इग्नोर करना होता है, यानी वैल्यू सप्लाई इसकी वजह से कम नहीं होती। सर एडवांस पेमेंट रिसीव्ड तो टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, एडवांस पेमेंट आ गई, जब पेमेंट मिली सप्लाई हो गई, आउटपुट चार्ज हो जाएगा। स्पेशल डिस्काउंट इग्नोर करना होता है, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ सप्लाई कम नहीं होती। इनपुट टैक्स कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ प्रीवियस पीरियड। पिछले पीरियड में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सका, कोई बात नहीं, इस पीरियड में कर ले। हाँ ये सबसे आखिरी पीरियड था, फरवरी की रिटर्न मैक्सिमम अगस्त में हो सकती थी। अगर ये जनवरी की रिटर्न होती तो सर जनवरी, फिर उसके बाद गिनना शुरू करें 6 पीरियड, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सब खत्म। अगस्त की रिटर्न में एडजस्ट नहीं हो सकती थी। सर जी ये वाली बात आ गई। अगर सवाल में एडजस्टमेंट में वो कहते हैं कि परचेज किया डिस्क्रिपेंसी इन क्रस्ट है, इसका मतलब है कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना। अगर वायर्स और केबल्स हैं, अब ये वाली एडजस्टमेंट पहले भी डिस्कस की है, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रहा है तो क्लेम कर सकता है। अगर घर की बिजली की तारें खरीदी हैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, दफ्तर की खरीदी है तब भी नहीं कर सकता। सर इनपुट टैक्स, अब यहां पर एक पॉइंट और है, जहां पर वो इनपुट टैक्स की बात करे इसका मतलब है 17% लगने के बाद एडजस्टमेंट होनी है, जैसे अभी की है। अगर इनपुट टैक्स की बात नहीं कर रहा और वो सप्लाईज या परचेज या इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब है 17% से ऊपर की बात है। फ्री रिप्लेसमेंट और फ्री सैंपल, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं है, फ्री सैंपल सप्लाई है। सर ऑन मैन्युफैक्चर्ड, ये सर ऑटम 15 में एक उसने एडजस्टमेंट दी हुई थी, अपने खुद ही मैन्युफैक्चर की हुई जो इक्विपमेंट है उसको इंटरनल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। सर जी अगर ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है जो इंटरनल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है तो याद रखिएगा ये जो है ना इसके हवाले से ये सप्लाई और आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर स्प्रिंग 16 में इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एंड कंज्यूमर। सर एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स भी नहीं लगता और एंड कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकता। सर उसने एक बार सवाल दिया था और बच्चों को उल्लू बना दिया था, उसने कहा थी थर्ड स्केड्यूल आइटम है सीमेंट बैग और उसने आपको पूरी रिटेल प्राइस इसकी ये है। सर सीमेंट बैग वो आइटम है जो बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होती है, इस पर इनपुट टैक्स लगना ही नहीं था, इस पर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलनी थी। सर मार्कअप किस्तों में खरीदे तो 1,05,000 का, ओरिजिनल खरीदे तो 1 लाख का, सेल टैक्स
1,05,000 पे नहीं लगेगा, मार्कअप के बगैर वाली अमाउंट पे लगेगा। सर अगर जिससे आपने खरीदी वो ब्लैक लिस्ट हो गया या सस्पेंड हो गया, यस, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। परचेज में किया इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, यूटिलिटी। सर यूटिलिटी की पेमेंट कैश में की है और ज्यादा की अमाउंट है 50,000 से ज्यादा भी, तो भी इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। सर सप्लाई टू गुड्स टू आर रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आप देख रहे होंगे ये वाली एडजस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताई है। असल में ये सारी की थी तो मेरे जेहन में थी, वो जहां जहां प्लेस होती गई मैं पढ़ाता गया। अच्छा जी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को दिया है तो ये जीरो रेटेड आइटम नहीं होगी बल्कि टैक्सेबल होगी। सर एक एडजस्टमेंट उसने दी, फ्री सैंपल का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया, अगली अटेम्प्ट में उसने फ्री सैंपल ऑफ एग्जाम्ड गुड दे दिया, बच्चे समझे टैक्सेबल है, वो जनाब क्या कर रहा है, आउटपुट टैक्स चार्ज कर दिया। सर फ्री सैंपल सप्लाई है, लेकिन सप्लाई अगर एक टैक्सेबल गुड्स की होगी तो ही आउटपुट चार्ज होगा ना। अगर सप्लाई जीरो रेटेड की हो गई तो थोड़ी आउटपुट, या सप्लाई एग्जाम गुड की होगी तो थोड़ी आउटपुट चार्ज होगा। सर ये वाला पॉइंट था। उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ओनली कैन बी क्लेम फॉर द परचेज हुज इनवॉइस इज अवेलेबल। सर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, इनवॉइस नहीं है, गुड्स डिक्लेरेशन गुम गया है, ट्रेजरी चलान अवेलेबल नहीं है, सर इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर गुड्स जब अवेलेबल, उसने कहा जी, उसने उसके साथ एग्री कर लिया, उसने कहा जब आप मुझे फोन करेंगे मैं आपको गुड्स भेज दूंगा, अवेलेबल फॉर सेल है, सप्लाई होगी, आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर स्प्रिंग ऑटम 2018 में सवाल कुछ आए थे, गुड सोल्ड टू अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। सर एक बंदा जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया अभी रजिस्टर्ड नहीं है। सर याद रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन को जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो इनवॉइस पे उसका NTN नंबर लिखते हैं और STRN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। अगर एक बंदे का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो भी रजिस्टर्ड, उसने अप्लाई किया हुआ है, सर इसको हम सिंपल अनरजिस्टर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। सर्विसेज फॉर विच द प्रोविंशियल लॉ डू नॉट अलाउ इनपुट टैक्स। सर एक सवाल में उसने कहा था जी ये सिंध लॉ के मुताबिक किया गया है, और उसमें उसने कहा था जी कि उसके मुताबिक इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया तो हमने कहना अच्छा जी ठीक है, इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। सर एक सवाल में उसने कहा था स्पेशल डिस्काउंट था 35%, ये भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दी है। नॉर्मल डिस्काउंट है 10%, उसने कहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में शामिल की गई है, तो फिर पता क्या करना था सर, करना ये था कि जो अमाउंट थी जो शामिल ऑलरेडी हो चुकी है 35% के डिस्काउंट वाली, उसको पहले तो करेंगे ग्रॉस अप 0.65 से डिवाइड करके, और उसके बाद उसका 25% निकालेंगे, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके उसको जनाब आपने ये वाली वैल्यू बढ़ा देनी थी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सर ये एडजस्टमेंट थी, अच्छी एडजस्टमेंट थी, ये भी आबिद वाले सवाल में थी। स्प्रिंग और ऑटम 2019, मशीन ए और मशीन बी है। मशीन ए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए, मशीन बी सिर्फ एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी बात है, अपोर्शन कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा सर स्प्रिंग ऑटम 2020 में उसने कहा मशीन ए टैक्सेबल और एग्जाम के लिए, ये तो आपने भी करके देख लिया, दिक्कत नहीं है, और मशीन बी जीरो रेटेड के लिए कोई दिक्कत है सर, सिंपल वैसे ही है। सर रिटर्न ऑफ एग्जाम सप्लाई, सर एग्जाम सप्लाई जो है उसको रिटर्न कर दिया, इसका जाहिरन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में एग्जाम सप्लाई के रिटर्न से एग्जाम सप्लाई कम होगी। एग्जाम सप्लाई कम हुई तो वो जो एडजस्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई यूज करते हैं ना अपोर्शनमेंट के लिए, वो वाली फिगर बदल जाएगी। सर वो वाली फिगर बदलने से अपोर्शनमेंट बदल जाएगी, अपोर्शनमेंट बदलने से इनपुट टैक्स बदल जाएगा सर, जो आपने फॉर द पीरियड लेना है, उसकी वजह से सेल टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी। सर उसके बाद आ गया सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एंड कंज्यूमर। आपको समझ आ गया, अगर कभी भी वो ऐसे कहेगा तो आपने क्या कर देना है, 3% लेते हुए पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन जो एंड कंज्यूमर है उसको जो सप्लाई किया उसको माइनस कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। सर ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट के सवाल की एडजस्टमेंट है, और पिछली अटेम्प्ट वाला तो आपको मैंने करा ही दिया। सर स्पेशल डिस्काउंट की एडजस्टमेंट, स्पेशल डिस्काउंट की एडजस्टमेंट है, सिंपल है। आपको ये जो है स्पेशल डिस्काउंट जो दिया हुआ है, अगर उसने पहले ही माइनस कर दिया है तो ऐड बैक करना है,
अगर पहले माइनस नहीं किया तो इग्नोर करना। सर पेमेंट रिसीव इन एडवांस, सर एडवांस वसूल कर लिया, सप्लाई है। अच्छा उसने कहा ये है जुलाई में एडवांस मिला है, अगस्त में गुड्स डिलीवर किए हैं। सर अगस्त के महीने की रिटर्न आप बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि पिछले साल की रिटर्न में सप्लाई हो गई होगी। सर गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स एंड कंज्यूमर, ये बड़ी बार आया सर। परचेजेज इन कैश 85,000 रुपए की, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, अगर यूटिलिटी होती तो कर सकते। गुड्स नॉट डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर, वो गुड्स जिनको सप्लायर ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो सर अगर सप्लायर ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो आप भी इनपुट टैक्स क्लेम, जिससे आपने खरीदा है उसने ही अपनी रिटर्न में शो नहीं किया कि मैंने सेल किया, तो आप भी परचेज के हवाले से इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर प्रोविजन ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक, सर अगर ऑब्सोलीट स्टॉक है या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, इसके हवाले से कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, टैक्स वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक लीज का भी है सर, लीज का भी सेल टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जो प्रोविजन है इसका भी सेल टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो स्प्रिंग 15 से बैक टू बैक मैं देखता आया, जो एडजस्टमेंट रिपीट नहीं हो रही थी, काम की चीज़ मेरे जेहन में आई, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा दी। सर अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैक्सिमम इस टाइम में जो है वो एंटरटेन कर दिया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए। जी सर कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ लीजिए। थैंक यू।